हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की सीरीज में एनसीईआरटी पॉलिटी के बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है। तो यह परिभाषा किसकी है? जो परिभाषा है लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है, तो यह क्या ये जॉर्ज वाशिंगटन की है, जवाहरलाल नेहरू की है, अब्राहम लिंकन की है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह परिभाषा किसके अनुसार है? तो ये जो परिभाषा है बहुत ही फेमस परिभाषा है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की है और ये अब्राहम लिंकन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र की ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा दी है और ये इनकी जो परिभाषा है लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है, तो ये इनकी परिभाषा जो है ये बहुत ही फेमस है। तो आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बुक का स्क्रीनशॉट लगाया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसको तो आप लोग देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इसको लगाने का ये उद्देश्य है कि इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको भी आप लोग अच्छे से कवर कर लें, तो इसीलिए इसको लगाया गया है। तो देखिए बुक में दिया है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो इस परिभाषा को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो डेमोक्रेसी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो क्या ये लैटिन से हुई है, स्पेनिश से हुई है, यूनानी से हुई है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो डेमोक्रेसी शब्द है इस चैप्टर का नाम ही था कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, तो इसमें लोकतंत्र के बारे में दिया गया था। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो डेमोक्रेसी है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जो डेमोक्रेसी है इसकी उत्पत्ति जो है ये यूनानी भाषा से हुई है। जो यूनानी भाषा है इससे डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप लोग देखिए ये बुक में भी दिया है। देखिए बुक में दिया था कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। तो यूनानी शब्द से तो बना ही है, लेकिन यूनानी शब्द के जो यूनानी भाषा है इसके किस शब्द से बना है? तो उसके डेमोक्रेसिया से बना है। और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार जो डेमोक्रेसी है इसका अर्थ होता है कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन होता है। तो डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, यानी कि लोकतंत्र में लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया में किस पार्टी को शासन संचालन की अनुमति है? तो सीरिया में कौन सी पार्टी को शासन संचालन की अनुमति है? क्या ये बाथ पार्टी है, पीआरआई पार्टी है, जानू बीएफ दल है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस जो सीरिया में जैसा कि उसमें बुक में दिया था कि मतलब कि लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कि प्रत्येक पार्टी को, जो पार्टियां होती हैं तो उनमें हार जीत का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन जो ये सीरिया है तो सीरिया में केवल एक ही पार्टी को शासन संचालन की अनुमति थी। तो उस तरह से इस प्रकार से हम सीरिया को लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। तो जो सीरिया है तो इसमें देखिए दिया है कि सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। जो सीरिया है वो पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है और शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश के राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। तो मतलब कि जो सीरिया देश है
वहाँ पे केवल एक ही पार्टी को शासन संचालन की अनुमति है और वो कौन सी पार्टी है, तो वो उस पार्टी का नाम है बाथ पार्टी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सीरिया में केवल एक ही पार्टी को शासन संचालन की अनुमति है, जो कि नाम है उसका बाथ पार्टी। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरए में हमेशा क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। और अगर आप लोगों ने इसको सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? क्या यह राजा के पास होती है, या फिर सेना के पास होती है, या फिर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है इसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको लोग अपने प्रतिनिधियों को, जैसे चुनाव होता है तो लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं शासन करने के लिए। तो जो निर्णय होते हैं ये लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। जैसे कि जब सांसद, जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो लोग अपने सांसदों को चुन करके लोकसभा में भेजते हैं। तो जो ये लोकसभा में सांसद होते हैं यही अंतिम निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है ये लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बुक का स्क्रीनशॉट है, तो बुक में देखिए दिया था कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो जो लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है तो वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उनके पास ही होती है। अगला क्वेश्चन है कि चीन की संसद के लिए कितने वर्षों के बाद चुनाव होते हैं। तो उसमें चीन के बारे में भी दिया गया था कि चीन की शासन व्यवस्था कैसी है और वहाँ पे चुनाव किस तरह से होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसका पहला ऑप्शन है कि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चीन की संसद है उसके लिए कितने वर्षों के बाद चुनाव होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष। तो चीन की संसद के लिए 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। देखिए यहाँ बुक का दिया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है कि चीन की संसद को कवांगुओ रेमनिन दाई वियाओ दाहुई यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। तो जो चीन है वहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है। चीन जो है देश, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो वहाँ पे जो भी मतलब कि दल जो उम्मीदवार होते हैं अगर उनको चुनाव लड़ना होता है तो वे पहले जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उससे अनुमति लेते हैं, और अगर वो जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उससे मंजूरी मिलती है तभी लोग चुनाव लड़ पाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे भी केवल एक ही पार्टी का शासन है। तो एक ही पार्टी का शासन है, जब वहाँ पे लोगों को चुनने का ऑप्शन ही नहीं है तो वहाँ पे भी उसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो जो चीन की संसद है उसको कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ कहते हैं। और चीन की संसद के लिए कितने वर्षों के बाद चुनाव होते हैं? तो ये प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। और वहाँ पे कौन सी पार्टी का शासन है? तो वहाँ पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहता है हमेशा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में कभी भी फौजी या फिर तानाशाही शासन नहीं आया? तो पहला ऑप्शन है कि म्यांमार, अगला ऑप्शन है मैक्सिको, फिर अगला ऑप्शन है कि पाकिस्तान, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऐसा कौन सा देश है जहाँ की कभी भी फौजी या फिर तानाशाही शासन नहीं आया? जो मैक्सिको देश है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैक्सिको। तो जो मैक्सिको देश है यहाँ पे कभी भी फौजी या फिर तानाशाही शासन नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कभी भी फौजी या फिर तानाशाही शासन नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको हम लोग लोकतंत्र क्यों नहीं कह सकते हैं? तो इसको देखिए दिया है कि 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मतलब कि
मैक्सिको आज़ाद कब हुआ था? तो मैक्सिको आज़ाद 1930 में हुआ था। और वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? तो वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होते हैं वे हर 6 वर्ष के बाद होते हैं। और फिर अगला आगे दिया है कि देश में कभी भी फौजी शासन या फिर तानाशाही शासन नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, जिसको कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे, जो विपक्षी दल वहाँ के थे वे चुनाव में हिस्सा तो लेते थे, पर उनको कभी जीत हासिल नहीं हुई। ये जो पीआरआई पार्टी थी ये हर तरह के हथकंडे मतलब सही गलत तरीके अपना करके चुनाव में ये हमेशा जीत हासिल करती थी। तो मतलब कि यहाँ पे जो आज़ादी है ये 1930 में ही मिल गई थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद ही केवल दो मतलब कि 2000 तक 1930 से लेकर के 2000 तक केवल एक ही पार्टी का शासन वहाँ पे रहा। मतलब एक ही पार्टी, तो इसको हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें प्रत्येक पार्टी को जीत हार के समान अवसर होने चाहिए और उनको चुनाव लड़ने के लिए भी समान अवसर होने चाहिए। लेकिन जो मैक्सिको देश है यहाँ पे 1930 से लेकर के 2000 तक वहाँ पे केवल पीआरआई पार्टी का ही शासन रहा, तो इसी वजह से इसको हम लोग लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो जो सऊदी अरब देश है वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो पहला ऑप्शन है इसका 2014 में, अगला ऑप्शन है 2015, अगला ऑप्शन है कि 2016, फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सऊदी अरब देश है वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो जो सऊदी अरब देश है वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है ये 2015 में मिला। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बुक में दिया है कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो जो सऊदी अरब देश है वहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो वहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो सऊदी अरब देश है वहाँ पे औरतों को वोट देने का जो अधिकार है ये 2015 में मिला। मतलब कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की नहीं है? तो हम लोगों ने जब बुक को पढ़ा था तो उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है कि लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आप लोग इसमें बताइए कि लोकतंत्र की इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो आप लोग इसको जब क्वेश्चन हल करते हैं तो आप नहीं को अच्छे से ध्यान रखा करिए, क्योंकि नहीं को हम लोग अक्सर देखते नहीं हैं और इसकी वजह से जो क्वेश्चन होता है ये हमेशा गलत हो जाता है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन हल करते हैं तो जो क्वेश्चन होता है इसको आप लोग ध्यान में रखा करिए कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि हर वोट का एक समान मूल्य होना। और अगला ऑप्शन है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हो। और अगला क्वेश्चन है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि लोकतंत्र की नहीं है? तो लोकतंत्र में आप लोगों ने पढ़ा है कि हर वोट का एक समान मूल्य होता है। जो लोकतंत्र देश होता है, जहाँ पे भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो वहाँ पे जितने भी नागरिक होते हैं उन हर नागरिकों के हर वोट का एक समान मूल्य होता है। जैसा कि हम लोगों ने बुक में पढ़ा था, तो बुक में दिया था कि जो फिजी देश है वहाँ पे फिजी देश में जो वहाँ के मूल नागरिक होते हैं वहाँ पे उन मूल नागरिकों के जो वोट की वैल्यू होती है वे अन्य जो प्रवासी आए होते हैं तो उनके वोट की तुलना में उनके वोट का मूल्य ज़्यादा होता है। तो जो लोकतांत्रिक प्रणाली वाली शासन व्यवस्था होती है तो वहाँ पे हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के वोट का अधिक मूल्य होना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के वोट का कम मूल्य होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो हर वोट का एक समान मूल्य, ये तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की एक विशेषता हो गई। और फिर अगला ऑप्शन है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हो। तो ये भी राइट आंसर है इसका। मतलब कि लोकतंत्र की ये भी विशेषता है। तो सत्ता में जितने भी लोग बैठे होते हैं तो उनके लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हो। मतलब कि जो
जो राजनीतिक पार्टी अभी शासन कर रही है तो उसके लिए भी जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि जो पार्टी शासन कर रही है केवल उसी को जीत मिल रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके वो जो पार्टी शासन कर रही है वो जीत भी सकती है और हार भी सकती है, ये उसके कार्यों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता लोकतंत्र की है, तो इसका ये भी आंसर नहीं है। और फिर अगला ऑप्शन है कि अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो। तो इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पे अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये लोकतंत्र की विशेषता के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन ने पूछा है कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये तीनों ही विशेषताएं लोकतंत्र है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इसमें कौन सा ऐसा तर्क है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। मतलब कि हर शासन प्रणाली में कुछ न कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो अच्छी विशेषताएं होती हैं और कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी ऐसा नहीं है कि हर अच्छाइयाँ ही होती है, इसमें भी कुछ कमियां होती हैं। तो आप लोग इसको बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क ऐसा है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। तो लोकतंत्र, पहला ऑप्शन है कि लोकतंत्र में फैसले देरी से आते हैं। अगला ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खर्चीली है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक में अस्थिरता पैदा होती है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा तर्क है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। तो पहले ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है कि लोकतंत्र में फैसले देरी से आते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं तो उसमें फैसले देरी से क्यों आते हैं, क्योंकि जो कोई भी जैसे कि कानून होता है तो उस पर बहुत सारा विचार विमर्श होता है, और इन विचार विमर्श के चलते जो फैसले होते हैं ये लोकतंत्र में देरी से आते हैं। मतलब कि जो भारत है यहाँ पे जैसे लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे पहले कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो वह पहले लोकसभा में या फिर राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जाता है तो वो दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक देश हैं तो इनमें जो फैसले आते हैं ये फैसलों में देरी होती है। और फिर अगला ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खर्चीली होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खर्चीली कैसे होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे कि भारत हो गया, तो भारत में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, और भारत में जैसे कि हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं तो चुनाव के ऊपर बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये एक खर्चीली व्यवस्था है। और फिर अगला ऑप्शन है कि लोकतंत्र में अस्थिरता पैदा होती है। तो लोकतंत्र में अस्थिरता भी पैदा होती है क्योंकि लोकतंत्र में हर 5 वर्ष के बाद जो शासक होते हैं ये बदल जाते हैं। तो जो शासन करने के लिए जो शासक आते हैं तो इनको कुछ समय जैसे 1-2 साल तो इनको समझने में ही लग जाता है कि हमें शासन किस तरह से करना है, किस तरह से कौन-कौन से निर्णय लेने होते हैं, और जब इनको थोड़ा शासन करने का अनुभव होता है तो ये बदल जाते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र में एक तरह से अस्थिरता भी पैदा होती है। तो ये जो तीनों ही तर्क हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, ये लोकतंत्र के कुछ कमियाँ हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए बुक में दिया भी है कि लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क होते हैं। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। जो लोकतांत्रिक प्रणाली होती है तो इसमें नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता पैदा होती है। और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले जो होते हैं ये देरी से आते हैं। और फिर चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों के बारे में पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले भी आते हैं। अब ये खराब फैसले क्यों आते हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं ये चुन करके जाते हैं तो ये अक्सर जो गरीब जनता होती है इनकी कठिनाइयों के बारे में उनको अधिकतर पता नहीं होता है, क्योंकि जो नेता चुन करके जाते हैं ये केवल चुन लिए जाने के बाद केवल अपने हित के बारे में सोचने लगते हैं, जनता के हित के बारे में लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो फैसले होते हैं ये खराब फैसले आते हैं, क्योंकि इनको तो लोगों के हितों के बारे में पता ही नहीं होता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। तो इस तरह से जो फैसले होते हैं ये खराब फैसले आते हैं। और फिर अगला है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। खर्चीली
होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि हर 5 वर्ष के बाद जैसे चुनाव होता है तो चुनाव के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो इस तरह से यह एक खर्चीली व्यवस्था है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क सही नहीं है। तो ऐसा कौन सा तर्क है जो कि लोकतंत्र के पक्ष में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। और फिर अगला है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। अगला ऑप्शन है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अगला है उपयुक्त में से एक से अधिक, और अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लोकतंत्र है इसके पक्ष में कौन सा तर्क सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन जैसे है कि लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो लोकतंत्र है तो लोकतंत्र जो है ये अधिक जवाबदेही वाला शासन व्यवस्था है, क्योंकि जितने भी शासन करने वाले लोग होते हैं तो ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और इनको जनता को कोई भी जैसे कि विधेयक पास होता है तो इसको उनको जनता को जवाब देना होता है कि ये कानून किस लिए बना होता है, और अगर जनता संतुष्ट नहीं होती है तो अगले चुनाव में वो उनको हरा देती है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है ये अधिक जवाबदेही वाला होती है। और फिर अगला ऑप्शन है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना किस तरह से बढ़ाता है। तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं इनमें फैसले जो होते हैं ये फैसले कोई भी आते हैं तो इस पर बहुत सारा विचार विमर्श होता है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पे बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। और फिर अगला ऑप्शन है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का सम्मान किया जाता है, जैसे कि राजतंत्र में हो गया तो वहाँ पे नागरिकों को उतना सम्मान नहीं किया जाता। जो राजा जो भी निर्णय लेते हैं तो उनको प्रत्येक नागरिक को मानना ही होता है, और उसमें नागरिकों का बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं किया जाता। लेकिन लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का सम्मान किया जाता है और नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मौजूदा शासक होते हैं उनको ये डर होता है कि अगर हम लोग अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो जो नागरिक हैं ये अगले चुनाव में हमको हरा देंगे। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक देश वाले शासन होते हैं तो यहाँ पे जो शासक होते हैं ये अधिक जवाबदेह होते हैं, और यहाँ पे नागरिकों का अधिक सम्मान किया जाता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा तर्क सही नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ये तीनों ही लोकतंत्र के पक्ष में है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लोग पहले पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।